नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से आप लोग भी ये देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि कांग्रेस की तरफ से और कुछ दूसरे लोगों की तरफ से ये हल्ला मचाया जा रहा है कि चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे सोशल मीडिया के दूसरे मंच हैं, उन पर जैसे एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों का कब्जा हो गया है। इसको लेकर के चाहे मार्क जुकरबर्ग हों, चाहे भारत में इनके अधिकारी हों, उनसे शिकायतें की गई हैं। इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुंबई से भाऊ तोरसेकर जुड़े हुए हैं, जाने माने पत्रकार। भाऊ, आपका बहुत स्वागत है। भाऊ, इस प्रकरण को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जिस तरीके से ये पिछले दिनों से हम शोर सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया के मंचों पर जैसे भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए आनुषांगिक संगठनों का कब्जा हो गया है। वो तो कब्जा 2014 के इलेक्शन में था। 19 में एक्चुअली सोशल मीडिया पर भाजपा कुछ कर नहीं रहा था। ये मुझे भाजपा विरोधी जो है या मोदी विरोधक जो है, उनके अकल को क्या हो गया है समझ में नहीं आता। कि 14 की बात ठीक है, उसमें उस समय मोदी और उनके जो समर्थक थे उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत भारी इस्तेमाल किया। जी। और इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के लिए नहीं किया, ये गलत सोचे। उस समय तो कोई बोल नहीं रहा था, पूरा का पूरा मेनलाइन मीडिया मोदी के अगेंस्ट था। आप तो देख रहे थे, उस बिल्कुल। समय हम देख रहे थे, दुनिया देख रही थी कि मोदी और इनकी एनडीए एनडीए मिलकर भी मेजोरिटी तक नहीं जाएगी बोला जाता था। लेकिन बीजेपी बिल्कुल। ने अकेले के बलबूते पर मेजोरिटी लाई थी। तो पूरा मीडिया उस समय खत्म हो गया। और मैंने बीच में कई आपके वीडियो में बोला था, शिव विश्वनाथन नाम के जो प्रोफेसर है साइकोलॉजी के, सोशल साइकोलॉजी के, उन्होंने बताया था कि हाउ मोदी डिफीटेड लिबरल्स लाइक मी। ये जो लिबरल्स यानी सब जर्नलिस्ट जो है उनको सेक्युलर मानते हैं, उनको मोदी ने हराया। तो मोदी ने कांग्रेस को नहीं हराया था, मोदी ने मेनलाइन मीडिया को हराया था। और इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का बड़ा भारी इस्तेमाल किया था। जी जी। और अब जब मेनलाइन मीडिया ही खत्म हो गया, आपने देखा उसके बाद जो उस समय तक बड़े बड़े नाम लिए जाते थे, राजदीप सरदेसाई हो, बरखा दत्त हो, प्रणय रॉय हो, रवीश कुमार हो, जो जो नेशनल चैनल पर हमको बड़े नाम दिखाई दे रहे थे, तो पूरे के पूरे खत्म हो गए। आजकल वो कहीं दिखाई नहीं देते। वो पोर्टल बनाने में चले गए, सोशल मीडिया में चले गए, क्योंकि इनको लगा कि सोशल मीडिया पर अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो हम मोदी को हराएंगे। लेकिन ये पागल लोग देख नहीं रहे कि 2014 के बाद धीरे धीरे करके मोदी सोशल मीडिया से निकल गए। जी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भरोसा रखा ही नहीं। उन्होंने मोदी ऐप बनाया, मन की बात, और अलग अलग ढंग से उन्होंने अपनी बात सीधे आम आदमी के पास, इंसान के पास ले जाने के तरीके ढूंढ लिए। आपको बात एक याद होगी, ये जो कोरोना वगैरह की बात पहले आने के पहले, मार्च शायद 1 या 2 मार्च की बात है 2020 की। जी। तो अचानक मोदी जी ने एक ट्वीट किया था कि मैं सोशल मीडिया क्विट करने की सोच रहा हूं। यस यानी यस। सोशल मीडिया छोड़ने की बात कर रहा हूं, सोच रहा हूं। और बड़ा बवाल हुआ था, उस पर न्यूज हुए थे, अरे इनका तो भरोसा सोशल मीडिया पर है, इनकी ताकत सोशल मीडिया में है, तो ये छोड़कर क्या करेंगे। यानी मोदी को भी खुद को अभी लगता है कि सोशल मीडिया में दम रहा नहीं। जी जी। लेकिन ये सोशल मीडिया क्या काबिज करने निकले, लड़ते हैं किसके लिए, जो कोई किला ही है नहीं। उस उस ढंग से सोशल मीडिया हाथ में लेकर मोदी जी ने मेनलाइन मीडिया के जो दिग्गज थे उनको खत्म कर दिया। एक नया मेनलाइन मीडिया अभी खड़ा हुआ है।
हम जब जी अर्णब गोस्वामी को देखते हैं, या 3-4 साल पहले उसने खुद का चैनल शुरू किया, उसके पहले वो टाइम्स में था। अब जी जी। अब जो एजेंडा सेट करते हैं, उसको तो मेनलाइन मीडिया बोलते। तो अब सोशल बिल्कुल सही। मीडिया हो या तो मेनलाइन मीडिया हो, उसका एजेंडा अगर अर्णब सेट कर रहा है और उसके पीछे सोशल मीडिया दौड़ रहा है, तो आप सोशल मीडिया में भाजपा है ही नहीं देखने की क्या जरूरत है। आप खुले आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं कि अर्णब ओपनली नहीं लेकिन आड़े से बीजेपी की लाइन टो कर रहा है, रादर मोदी की लाइन टो कर रहा है। तो मेनलाइन मीडिया ही मोदी के इशारे पर चल रहा है, ये आप नहीं देख रहे। आप सोशल मीडिया के लिए क्यों लड़ रहे हो? ये लोग समझ नहीं पा रहे कि सोशल मीडिया हाथ में लेकर मोदी जी ने मेनलाइन मीडिया ही खत्म कर दिया। आपका जो था, जहां आपकी दादागिरी चलती थी, और अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा कर दिया, जिसको आप अर्णब रिपब्लिक बोल सकते हो या टाइम्स नाउ बोल सकते हो। अभी टाइम्स नाउ को अपनी टीआरपी चलानी है तो अर्णब की लाइन लेके चलना पड़ रहा है, और बाकी के जो चैनल है वो तो समझ नहीं पा रहे कि इधर रहे या इधर रहे। तो एजेंडा किसके हाथ में चला गया? जिसके हाथ में एजेंडा होता है उसको मेनलाइन मीडिया बोलते। तो मोदी ने 2014 से लेकर 2019 तक अल्टरनेटिव मेनलाइन मीडिया खड़ा कर दिया, और जो चलते आया था पारंपरिक जो मेनलाइन मीडिया था वो तो खत्म कर दिया, जिस पर ल्यूटियंस दिल्ली या सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल्स की दादागिरी चलती थी, हुकूमत थी, वो तो खत्म कर दी उन्होंने। अब ये लोग कोई वायर निकाल रहा है, कोई प्रिंट निकाल रहा है, जो कुछ पोर्टल बना रहे हैं, तो ये लोग सोशल मीडिया पर आ गए, लेकिन तब तक सोशल मीडिया खत्म ही हो गया। बात ये होती है ना कि एक चीज हम खरीदते हैं, वो आउटडेटेड हो गई तो हम फेंक देते हैं, नई चीज आ गई है मार्केट में। तो अब आम आदमी भी जर्नलिस्ट हो गया है, तो हम जर्नलिस्ट है बोलने में क्या मतलब बच्चा? आप अगर इन्फ्लुएंसर है तो आप जर्नलिस्ट हो, वरना तो 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, उसमें से क्या निकला? कुछ नहीं। तो आप सोशल मीडिया खरीद करके बैठे या बनाकर बैठे, लेकिन उसको कोई देख नहीं पा रहा है। जो जो आप चैनल बना के बैठे थे, न्यूज़पेपर, तो वो लोग पढ़ नहीं रहे, वो देख नहीं रहे, इसलिए तो आपको पोर्टल में आना पड़ा, सोशल मीडिया पे आना पड़ा। लेकिन वही एजेंडा आप ले गए तो आपको कौन? आप देखिए, मैंने एक बार बोला था आपको कि दिल्ली दरबार की बिरयानी फेमस होती है ना, तो वहां जी जाके लड्डू क्यों नहीं देते? आप बोलेंगे कि इसका एजेंडा बदल दो, इसमें लड्डू बेचे, तो दिल्ली दरबार में जाके कोई लड्डू नहीं लेगा। और कोई बड़ा मिठाई वाला है, उस वहां जाके आप बोलेंगे कि हाँ बिरयानी बेचेंगे, तो वो भी नहीं चलने वाली। तो सोशल मीडिया पे आके आप वो प्लेटफॉर्म वालों को गालियां दो, बात अलग है, लेकिन उस पर जो कंटेंट डाल रहे हो वो लोगों को चाहिए ही नहीं, तो आपको रिस्पांस कैसे मिलेगा? फिर बोलते हैं कि हाँ अभी मेन लाइन मीडिया, वो गोदी मीडिया हो गया, मोदी मीडिया हो गया, सोशल मीडिया पर बीजेपी का कब्जा है। अरे आपके पार्टी में भी आपका कब्जा नहीं है। राहुल गांधी क्या बोले थे याद है आपको? परसों वो 23 लोगों ने खत लिखा था, तो जी। राहुल गांधी प्रैक्टिकली बोल रहे हैं कि कांग्रेस भी मोदी के जेब में चला गया, क्योंकि ये 23 लोग खत लिख रहे हैं, वो मोदी के या बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस की वर्किंग कमेटी भी बीजेपी की हो गई ना। तो ये क्या बोल रहे हैं इनको पता चल रहा है। हाँ ठीक है, वो कंप्लेंट करो, चिल्लाते रहो, रोते रहो, रोते ही रहोगे, दूसरा करोगे क्या? रोना छोड़ो, कुछ करो। भाव, ये लोग जो मुख्य धारा का सो कॉल्ड मीडिया चला रहे थे, अगर हम उन चैनलों पर दृष्टि दौड़ाएं तो उनकी टीआरपी बिल्कुल एकदम लोएस्ट है। उनको कोई देखता नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है। और अब जब ये
सोशल मीडिया के मंचों पर आए हैं, पोर्टल बना लिए हैं, या दूसरे मंच यूट्यूब पर भी आ गए हैं कुछ लोग, तो भी अगर आप देखें तो लोग बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं इन लोगों को। इसका नहीं मतलब करेंगे, ये है, क्यों करेंगे? इस जो इसका चीज मतलब मुझे, ये है, इसका मतलब ये है कि इनको देश के जनमानस का पल्स का समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं है। ये आम इंसान से टूटे हुए लोग हैं, अलग थलग पड़ गए। वैसे तो वो पहले से अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन लोगों, आम आदमी को अगर टीवी देखना है, रेडियो पर सुनना है, या कोई पेपर पढ़ना है, तो इनके कब्जे में थे। सोशल मीडिया ने इसका डेमोक्रेटाइजेशन शुरू कर दिया। सोशल मीडिया ने जर्नलिज्म का डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया है। मैं खुद, देखिए, मैं तो 50 साल से पत्रकारिता करता है, लेकिन बड़े पेपर जो मुंबई के हैं उसमें मुझे कहीं लिया नहीं गया। अभी ये सोशल प्लेटफॉर्म मिल गया तो मैंने ब्लॉग बनाया, मैं कुछ फेसबुक पर लिखता था, उसको इतना रिस्पॉन्स, अचानक लोगों को लगा ये कहां से पैदा हुआ है ये आदमी। भरोसा नहीं करते कि ये 50 साल से पत्रकार है, क्योंकि जो बड़े पेपर थे, न्यूज़पेपर थे, उनमें हमको लेते ही नहीं थे, क्योंकि मैं उनके जी एजेंडा पर लिखने वाला हूं नहीं। जी जी। तो अभी अगर मेरा लोग पढ़ते हैं, अभी प्रतिपक्ष मैंने बनाया, 5 महीने हो गए, 5 महीने में अगर 1.25 लाख उसको सब्सक्रिप्शन मिली है, 1 करोड़ 90 व्यूज हुए, एक आदमी बोलता है सर, और अगर लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो कंटेंट देखो क्या है। जो कंटेंट लोगों को सुनना है वो तो मैं दे रहा हूं। अब ये बोलेगे, एक बात आप समझ लो कि आप किसी होटल में जाके बैठ गए और बोले भाई छोले भटूरे लाना, नहीं नहीं छोले भटूरे तो है नहीं, आप सेव, क्या बोलते हैं उसको, हलवा पूरी क्यों नहीं खाते? तो बोले नहीं हलवा पूरी नहीं, एक काम करो, तुम दाल तड़का ला सकते हो? नहीं नहीं दाल तड़का क्यों, आप एक काम करो, आप और कुछ खा लो, और जो मुझे चाहिए, देखिए मैं होटल में आया हूं, मैं पैसा देने वाला हूं, तो दुकान वाले की चॉइस से तो मैं खाऊंगा नहीं। बिल्कुल। और इसका कहना है कि हमारे चॉइस से अगर ना खाओगे तो तुम हमारे होटल पर अन्याय कर रहे हो। समझ रहे हो आप समझ रहे हो कि आप सब बीजेपी के एजेंट हो। वो होटल होटल वाला क्या बोलेगा हमको, अगर ये सेक्युलर है होटल वाला, तो वो क्या बोलेगा, आप जो चीजें हमारे पास है ही नहीं वही मांगते जा रहे हैं, इसका मतलब तुम आरएसएस के एजेंट हो। अब हंसो मत, ये ऐसे ऐसे मामला यहां तक आ जाएगा, क्योंकि ये उठकर राजदीप सरदेसाई कुछ दुकान में जाएंगे एक दिन कैमरा लेकर और बोलेंगे कि मुझे वो चाइनीज का ये फोन चाहिए, वो दुकानदार बोलेगा कि वो हम रखते नहीं, देखो ये आरएसएस का एजेंट है, ये बीजेपी का एजेंट है, जो मुझे चाहिए वो रखता ही नहीं है, तो वो आरएसएस का एजेंट हो गया। तो आहिस्ते आहिस्ते लोग इनको पागल समझने लगे, लेकिन इनकी समझ में नहीं रहा था कि गांधी जी बोलते थे जो ग्राहक को पागल समझता है वो धंधा नहीं कर सकता। तो इनकी हालत ये हो गई आज तक। एक बार एक, अब तो आपको मालूम है कि एक 25-30 साल पीछे चले जाओ, वो एमटीएनएल, आप दिल्ली में रहते, मैं मुंबई में रहता हूं, एमटीएनएल या बीएसएनएल, जी जी हम जी जी। फोन के लिए वेटिंग लिस्ट पर 10-10 15 साल रहते थे। बिल्कुल। आज कोई लैंडलाइन लेता नहीं है, लैंडलाइन कोई लेता नहीं है। अगर लैंडलाइन लेता नहीं है, इसका मतलब एमटीएनएल या बीएसएनएल बोलेगी कि ये आरएसएस के एजेंट है, हमारा फोन लेते नहीं। ऐसा यू आर आउटडेटेड, जैसे एमटीएनएल बीएसएनएल आउटडेटेड हो गया है, इसी ढंग से ये लोग, इनका जो एजेंडा है वो आउटडेटेड हो गया है, इसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, फिर भी वही माल बेचना चाहते हैं तो कोई लेता नहीं है। अगर इनको आज भी दुकान चलानी है तो इनको अपना एजेंडा बदलना पड़ेगा, एजेंडा बदलना पड़ेगा कि भाई लोगों की मानसिकता क्या है, हमको वो एक्सप्लेन करना। मैं, मेरा चैनल जो यूट्यूब चैनल प्रतिपक्ष चैनल वो तो चलता है क्यों, तो मैं बिल्कुल।
एक दूसरी साइड लोगों के सामने रखता हूं, दूसरी साइड रखता हूं कि भाई ये आपने सुना और चैनल पर ये सुना है, कहीं पढ़ा है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं तो लोग सुनते। अगर आप वो नहीं दिखाएंगे तो आपको लोग सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, टीआरपी नीचे चली जाएगी आपकी। इसी कारण से तो इनको निकाल दिया है। राजदीप राजदीप के होने से अगर वो सीएनएन आईबीएन का चैनल अच्छा चलता तो वो मालिक उसको निकाल नहीं सकते थे, या कोई और जिसको निकाले गए आशुतोष है उसको आज तक छोड़ना क्यों पड़ा? ये हिंदी चला चैनल पर थे उनको निकाला गया, क्यों निकाला गया? क्योंकि इनको लोग देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। और वो बच्चे पोर्टल पर आके ये यूट्यूब पर आ गए सत्य हिंदी निकालते, इनकी टीआरपी देखो तो चलेगा को ये ओवररेटेड थे। इनको अगर चैनल लेता था तो चैनल खुद अपना नुकसान करता था, क्योंकि ये एजेंडा चलाते थे, जर्नलिज्म नहीं चलाते थे। एक दुकान हमारे पूना में एक दुकान है, बड़ा मिठाई का दुकान है, बड़ा, यानी आप दिल्ली से आए अगर पूना में आप रहते, कुछ आपका बेटा बच्ची रहती है तो पूना से कुछ लेके जाएगा तो उस दुकान से बाखरवड़ी लेके जाता है, वो बड़ी फेमस है, फेमस चीज है वहां। जैसे दिल्ली में कोई कचौड़ी का होटल रहेगा वैसा ही है। तो अगर कोई आके वहां बिरयानी बेचना शुरू कर दे तो वो दुकान बंद हो जाएगी। तो आशुतोष हो, राजदीप हो, ऐसे जो बरखादत हो, इन्होंने वो जो जिनके ने पैसा डाला था उनके चैनल डुबा दिए उन्होंने, क्योंकि जो लोगों को नहीं चाहिए वही तो हम देंगे और आपको खरीदना पड़ेगा। तो लोग बोले भाड़ में जाओ, मैं दूसरे होटल में चला जाऊंगा। तो मेन लाइन मीडिया वैसे खत्म हो गया, वो मेन लाइन मीडिया था ही नहीं। देखो रामनाथ गोयनका जो है और मराठी में उस समय लोकसत्ता नाम का जो मराठी उनका डेली था वो बहुत बड़ा चलता था, लेकिन उनकी एक मैनेजमेंट सिस्टम थी, उससे वो चलता था। तो कोई एडिटर ने दादागिरी कर दी थी तो रामनाथ गोयनका उसको बोले थे कि अगर मेरा शोफर ड्राइवर को भी संपादक करके बैठा दूं ना तो भी लोकसत्ता उतना ही चलेगा, क्योंकि तेरे नाम से नहीं चलता, हमारी जो सिस्टम है उससे चलता है। तो ये लोग नहीं समझ पा रहे की इनको लगता है की हमारे मराठी में एक कहावत है की बैलगाडी खालून चालणाऱ्या कुत्र्याला वाटतं की आपल्यामुळे चालतं। बैलों की जो गाड़ी चलती है उसके नीचे से कुत्ता चलता है तो उसको लगता है मैं ही चला रहा हूं। तो ये सब यूटीएस के एडिटर वेडिटर है ना, उनकी हालत वो है। हाँ उनका रिवाइवल नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उनका सर्वाइवल नहीं हो रहा है, लेकिन रिवाइवल हो सकता है। उनके पास बुद्धि है, उनको आम आदमी से जुड़ना पड़ेगा, सामान्य इंसान जो है उससे जुड़ना पड़ेगा, उसके मन में क्या है वो सोचना पड़ेगा। आपके मन में जो है वही जनता का मत है, ऐसा अगर बोलोगे तो लोग 4 दिन। अभी देखिए मेरी बेटी है, अभी वो यूपीएससी हो गई, बड़ी अफसर है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बचपन से उसको सिखाया है मैंने, उसको कभी क्लास जाना नहीं पड़ा। तो जो 2 साल की, 5 साल की, 6, 7, 10 साल की थी तब जिस ढंग से उससे मैंने बातें की है वो बातें आज नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझदार बन गई। बिल्कुल। अगर मैं बोलूंगा भी तो वो इंसल्ट नहीं करेगी, लेकिन औरों के सामने क्या बोलेगी, बाप सठिया गया, बोलेगी ना। तो इस ढंग से ये जो बड़े बड़े खुद को एडिटर मानते हैं, बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं, लोग उनको बोलते हैं सठिया गए। सही। उनको भी मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो इस ढंग से ये सठिया जो गए थे, उसी वक्त सोशल मीडिया आया, उसी वक्त मोदी आ गए, और इससे इनकी जो हालत हुई है वो उससे हुई है। तो मेन लाइन मीडिया जो था वो डिमोलिश कर दिया गया और नया सोशल मीडिया, मेन लाइन मीडिया खड़ा हो गया। तो ये सोशल मीडिया में आ गए, और मोदी या बीजेपी सोशल मीडिया को पूछती नहीं, लेकिन इनकी आदत बन गई है बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी का आईटी सेल बोलते रहो। मैं हमेशा बीजेपी की गलतियां भी दिखाते हैं, फिर भी हमको बोलेंगे कि बीजेपी का आईटी सेल है, तो बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। भाऊ ये इनकी सामान्य बुद्धि में क्यों नहीं आ रहा है
कि अगर 2014 में या बीच में भी मोदी ने, उनकी पार्टी ने, उनके मीडिया सेल ने अगर सोशल मीडिया का उपयोग किया है, तो केवल सोशल मीडिया का उपयोग करके वो दोबारा से सत्ता में नहीं आए हैं। सोशल मीडिया का उपयोग किया है, मीडिया के दूसरे मंचों का उपयोग किया है, लेकिन वो जनता के बीच में भी रहे हैं। उन्होंने जनता के लिए काम भी किया है। उन्होंने अलग अलग वर्गों का जो उनकी समस्याएं थी उनका समाधान किया है, उनका विश्वास हासिल किया है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये केवल ट्विटरबाजी कर रहे हैं, या ये केवल सामना अखबार के बल पर शिवसेना को जिंदा रखे हुए हैं। मैंने शिवसेना का नाम इसलिए लिया है क्योंकि सामना के अलावा अब शिवसेना सड़क पर दिखाई नहीं देती, लोगों के बीच दिखाई नहीं देती, सत्ता में है या सामना में है। इसी तरीके से कांग्रेस भी केवल ट्विटर पर दिखाई देती है, बाकी पार्टियों के नेता भी केवल सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं, जनता के बीच दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर जनता के बीच में होते तो जितनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के कैबिनेट मंत्री, उनके पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसी तरीके से बाकी पार्टियों के नेता भी पाए जाते। इसका मतलब इनका जनता से कटाव हो रहा है। ये केवल सोशल मीडिया पर है, और उस सोशल मीडिया पर है जिसकी विश्वसनीयता अब घट गई है। बीजेपी भी सोशल मीडिया पर थी या है, इसका मतलब आप समझिए कि जो जो लोग इनसे परेशान थे, अभी देखो, मैं मेनलाइन मराठी मीडिया से परेशान था, मुझे कहीं चांस ही नहीं था जी। तो मैं मीडिया पर भी हमला कर रहा था, और ये सोकॉल्ड सेक्युलर जो है उन पर भी हमला कर रहा था। जी, मेरा कोई बीजेपी से रिश्ता है नहीं, बीजेपी गलती करेगी मैं उनको भी ठोक देता हूं। सवाल था मेरे जैसे जो लोग परेशान थे इनसे, वो सोशल मीडिया पर आ गए, और सोशल मीडिया पर आ गए तो अपना मत भी प्रदर्शित करने लगे। तो ये तो बीजेपी के है नहीं, लेकिन आप अगर बार बार उनको टोकोगे तो खुले बार हाँ हूं बीजेपी है, हाँ मैं बीजेपी, वो क्या करोगे कर लो, वो बोलना पड़ता है ना। आप देखिए, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव पॉलिसी होती है, इनकी पॉलिसी इंक्लूसिव नहीं रही, इनकी पॉलिसी एक्सक्लूसिव रही। अब एक बात आपको जाते जाते बोलूं जी, कुछ दिन में आपको दिखाई देगा कि नरसिंह राव को भारत रत्न मिलती है कि नहीं। देखो, नरसिंह राव को आपने निकाल दिया, अपने बस कांग्रेस ने उनको फेंक दिया था, लेकिन उन्हीं के कारण आर्थिक सुधारणाएं हुई थी, आर्थिक सुधार तो आए थे। अब जाके मोदी उनको बड़ा करेंगे तो ये जो गांधी फैमिली के खिलाफ कांग्रेस में जमावड़ा बन रहा है, उनको एक हैंडल मिल जाएगा, उनको एक हैंडल मिल जाएगा। तो आप जिनको निकाल देते हैं या आप जिनको टोकते हैं, परेशान करते हैं, उनको तो इकट्ठा करने का काम बीजेपी कर रही है। तो आपने आम जनता में, इंसान में जिनको परेशान किया था, वो बीजेपी के या मोदी के साथ खड़े हो गए। जिनको आपने बोल दिया कि ये बीजेपी के हो गए, तो बोलेंगे ठीक है बीजेपी को, ऐसे बीजेपी बढ़ी है। बीजेपी की मेहनत से या आरएसएस की भी मेहनत से इतनी बीजेपी बढ़ी नहीं। उन्होंने उनको क्या बोलते, उसको हैंडल देने की कोशिश की, इंजन दिया, लेकिन डिब्बे तो आपने पहुंचाए उनके पास। उनके पास गाड़ी के जो डिब्बे होते, बोगियां होती है, ये तो औरों ने दे दी, जाओ जाओ तू उधर जा, उधर जा, उधर जा। और इसका एक मैं आपको उदाहरण दे दूंगा कि 2013 में जयराम रमेश बोले थे कि मोदी जैसा चैलेंज 1947 के बाद कांग्रेस के सामने कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं था। जी जी, ये जयराम रमेश बोले थे।
तो इनको इतना टोका गया। सत्यव्रत चतुर्वेदी नाम के कांग्रेस के प्रवक्ता थे, इन्होंने इतना गुस्से पर एक ट्वीट किया या कुछ फेसबुक पर लिखा था कि आप इतने भी चमचे मोदी के तो चले जाओ भाजपा में और उनकी आरती करो। तो आप अपना जो आदमी है उसको धक्के मारकर, वो बता रहा है कि भाई धोखा आ रहा है, तो आप बोलते हैं उसको ही निकाल दो। अब गुलाम नबी आजाद, उनको निकाल दो, ऐसा कोई यूपी के कांग्रेस में कोई प्रस्ताव पास कर दिया। तो आप बीजेपी के पास कौन भेज रहा है लोग? तो उसी ढंग से आप ये बड़े नेताओं के नाम छोड़ो, जो आम इंसान सामान्य लोग थे उनको बीजेपी के पास भेजने का काम इन्होंने तो किया, और आप बोलते हैं यही बीजेपी का सेल है। तो बीजेपी का कोई सेल जो है वो, एक बात आपको और बता दो, कुछ दिन पहले मराठी में जो ऐसे चमचे थे सेक्युलर बड़े नाम, वो मेरे सामने छोटे बन गए प्रतिपक्ष के सामने कि 5 हफ्ते में 5 महीने में इसको इतना रिस्पांस मिलता है, तो मुझ पर उंगलियां उठाने लगे कि इसको बीजेपी ने सुपारी दी है। तो मैं घर में बैठ के कर रहा हूं, अगर 5 महीने में मुझे इतना रिस्पांस मिल रहा है तो बीजेपी के तो लोग जो मुझे देखने वाले क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? तो मैं हूं नहीं, लेकिन आप बता रहे कि ये बीजेपी का, तो बता दो भैया। तो मैं तो भी, लेकिन आप उसको, अब उसमें भी एक बीजेपी के कोई पदाधिकारी है उनके मीडिया सेल के, वो बोले ये हम इतने साल इतने काम कर रहे हैं लेकिन जिनको रोक नहीं पाते थे आप तो 3 महीने में इनको रोक दिया। मैंने बोला तुम्हारा सेल बंद कर दो मीडिया का, अगर आप मानते कि मैंने अकेले सेक्युलर सब जो लिबरल से उनके थोबड़े मराठी में बंद कर दिए है, तो आपका मीडिया सेल क्या कर रहा है? उस पर पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो? बंद करो। ये मैंने मीडिया सेल वाले को बोला है बीजेपी के। और ये जो है ये बोलते हैं मैं ही मीडिया सेल हूं। अब बोलिए, ये कितने असलियत से, सच्चाई से टूटे हुए, ये मेरा खुद का उदाहरण है कि आपको समझ आएगा ये कि वास्तविकता से पूरे के पूरे टूट गए, अपने इको चेंबर में बैठ गए, अपने आप से बातें करते हो। गोल गुंबद है ना हैदराबाद में या कहीं, तो आप इधर बैठेंगे तो सामने से अपनी आवाज अपने को ही सुनने को मिलती है। उस ढंग से इनका जमाना बन गया है। हमारे मराठी में गरीब मांगुलकर नाम के बड़े कवि गीतकार हो गए, उन्होंने एक बढ़िया गाना 60 साल पहले 75 साल पहले लिखा है, जगह बंदीशाला। तो उसकी एक लाइन बहुत बढ़िया मुझे आती कि उम्बरा तले कीड़े मकोड़े उम्बरी करी थी लीला। उम्बर का जो फल होता है अगर पकता है तो आप निकालेंगे तो उसमें कुछ जीव मिलेगा। जी। तो वो जो जीव होते हैं वो तो बंद रहते हैं लेकिन उसके अंदर होते हो, लेकिन वो उसमें भी दुनिया है मानकर जीते हैं। तो ये सब सेक्युलर वो इंटेलेक्चुअल्स है ना, वो उस फल के अंदर के जीव जंतु जैसे बन गए। वो अपने आप में खुश है, उनकी दुनिया ही उतनी सिमट गई है। और ये मोदी ने इतनी आसानी से कर दिया है, इनको पता ही नहीं चला कि हम मेन लाइन मीडिया थे, हम कब खत्म हो गए, कब अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा हो गया मेन लाइन में। और ये सोशल मीडिया का लड़ रहे जिसकी तरफ मोदी मुड़कर भी नहीं देखते। एक बात और ध्यान में रखिए जी, ये जो अब चाइना ऐप पर बैन ये तो हो रहा है ना, ये फेसबुक और सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म अगले कुछ समय में हमारे यहाँ खड़े होंगे। फेसबुक वगैरह भी खत्म हो जाएगा, हमारे यहाँ इंडिया के अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म खड़े होंगे, तब जाके कहां चिल्लाओगे आप तो आज जुकेरबर्ग को बोलेंगे, अमेरिका में आपके चमचे चचेरे भाई बैठे उनको बोलेंगे जुकेरबर्ग का प्रेशर लाओ, लेकिन यहां खड़ा होगा तब आप क्या करोगे? जियो दुनिया में फैल रहा है, जियो दुनिया में फैल रहा है। कोरोना से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उस वक्त जियो में 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। इसका मतलब समझ रहे हो? ये सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यहां बनेंगे, तब सोशल मीडिया किसका होगा ये सोच लो, नहीं तो रोते बैठ जाओ, कोई बात नहीं।
भाऊ, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है और आपने बहुत विस्तार से और गूढ़ रहस्य बताए हैं कि मोदी ने चुपके से किस तरीके से एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा कर दिया है, और जो अपने आप को मुख्य धारा का मीडिया मानने की गलतफहमी पाले बैठे थे, वो किस तरीके से साइड लाइन हो चुके हैं। भाव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।